हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो यूपीएससी ईपीएफओ के लिए एमसीक्यू सीरीज़ देख रहे हैं हम लोग, और इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, जो कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का एग्ज़ाम हुआ था 2015 में और लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में। और इन दोनों ही एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन आए थे लेबर लॉज से, उन सारी क्वेश्चन को एक सीरीज़ बना के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस एक्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे काफ़ी मॉडरेट लेवल के, ज़्यादा टफ नहीं थे, ज़्यादा इजी भी नहीं थे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है, अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996, what is the minimum number of female building workers ordinarily to be employed so that an employer is bound to provide a crèche? ठीक है, कितने वुमेन एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, वर्कर होने चाहिए उस कंपनी में, उस इस्टेब्लिशमेंट में, ताकि जो एम्प्लॉयर हो उसे एक क्रीचे देना पड़े। क्रीचे मतलब जहाँ पे मदर अपने बेबीज़ का केयर करती है, उस प्लेस को क्रीचे बोलते हैं। यूपीएससी 2000 ईपीएफओ के एग्ज़ाम में इंग्लिश के सेक्शन में एक क्वेश्चन आया था कि क्रीचे वर्ड का क्या मतलब है। सिनोनिम्स पूछा था मेरे ख्याल से क्रीचे का, तो आप वो क्वेश्चन देख सकते हैं वहाँ पे। तो ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे पूछ रहा है कितने फीमेल वर्कर होने चाहिए ताकि एम्प्लॉयर मजबूरन उसे क्रीचे प्रोवाइड करना पड़े। वैसे एम्प्लॉयर की विल है, चाहे एक एम्प्लॉय फीमेल वर्कर है चाहे 10 है, वो देना चाहे तो दे सकता है। लेकिन फिर अगर इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके बाद उसे देना ही पड़ेगा, 20, 50, 100 या 150? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 50। किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में, कंस्ट्रक्शन कंपनी में अगर 50 फीमेल एम्प्लॉय या 50 फीमेल वर्कर है तो एम्प्लॉयर को मजबूरन एक क्रीचे प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, और कुछ पॉइंट याद रखने वाली बात है यहाँ पे कि क्रीचे में कुछ फैसिलिटीज़ है, जैसे कि बेसिक अकोमोडेशन। ये नहीं कि आपने एक कमरा या रूम दे दिया, हाँ कि भाई आपको यहाँ पे अपने बेबी का केयर करना है, ठीक है, ऐसा नहीं है। उस पर्टिकुलर प्लेस में अच्छी एकोमोडेशन होनी चाहिए, लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्लीन हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, और वुमेन इंचार्ज होनी चाहिए उस प्लेस के, ताकि ऐसी वुमेन जो कि बच्चों को केयर करने में कैपेबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सेफ्टी कमेटी इज मैंडेटरी अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क 1996 इफ अ प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम नंबर ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, व्हाट इज द मिनिमम नंबर? कह रहा है कितने वर्कर्स होने चाहिए ताकि एम्प्लॉयर को एक सेफ्टी कमेटी बनानी पड़े। ठीक है, ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 400 या ऑप्शन डी 500। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 500। ठीक है, जब कभी भी वो कंस्ट्रक्शन कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट 500 वर्कर्स को रीच कर जाए, उसके बाद एम्प्लॉयर बाउंड हो जाता है एक सेफ्टी कमेटी बनाने के लिए, जो कि एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी का ध्यान रखेगा। उसके कौन से टूल कैसे इस्तेमाल करने हैं, कौन सी मशीन कैसे इस्तेमाल रखनी है, क्या क्या बेसिक फैसिलिटी देनी पड़ेगी, ये सारा चीज़ डिसाइड करता है सेफ्टी कमेटी। ठीक है, क्वेश्चन 3 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क एक्ट 1996? कह रहा है कि इस एक्ट में बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क का जो डेफिनेशन है, इसमें से कौन सा इंक्लूड होता है। विचार इंक्लूडेड पूछ रहा है, कौन कौन से काम को इंक्लूड किया गया है, कौन कौन सा जो काम है ऑप्शन में जो दिए हुए हैं वो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 है कंस्ट्रक्शन एंड अल्ट्रेशन, ऑप्शन बी डिमोलिशन, ऑप्शन सी माइनिंग एंड क्यूरिंग, ऑप्शन डी प्लांटेशन सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, इसमें से कौन सा आंसर है, चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो सही है, जो डेफिनेशन में आता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
1 एंड 2। ठीक है, ऑप्शन बी 1 एंड 2। आपको याद कैसे रखना है, आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं कि अगर कोई भी काम दे दे आपको, ठीक है, अगर कंस्ट्रक्शन का वो काम है, ठीक है, वो काम उस पर्टिकुलर प्लेस बिल्डिंग मटीरियल या जो ऑब्जेक्ट है उसके अल्ट्रेशन का काम है, ठीक है, या उसके रिपेयर का काम है, या उसके मेंटेनेंस का काम है, या उसके डिमोलिशन का काम है। ये 5 वर्ड है जो आपको याद रखने हैं: कंस्ट्रक्शन, अल्ट्रेशन, डिमोलिशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। कोई भी काम हो रहा है, अगर उस काम में ये पांचों में से कोई भी एक चीज़ हो रही है तो वो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क के डेफिनेशन में आता है। अब ये काम रोड बनाना, पोर्ट बनवाना, बिल्डिंग्स बनाना, ठीक है, कुछ भी बनाने वाला काम हो सकता है। अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अल्ट्रेशन हो रहा है, डिमोलिशन हो रहा है, रिपेयर हो रहा है या मेंटेनेंस हो रहा है, तो वो जो काम है, वो जो वर्क है, वो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क के अंडर आ जाएगा। ऑप्शन 4 कह रहा है, अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क रेगुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996 वो अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द स्टेट बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एडवाइजरी कमेटी। यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है। इस एक्ट में 2 वर्कर्स एडवाइजरी कमेटी बनाने की बात की है, एक तो स्टेट और एक सेंट्रल। इस एक्ट में 2 एडवाइजरी कमेटी बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने लिए बनाती है, ठीक है। तो स्टेट एडवाइजरी कमेटी जो है उसमें जो एक्स ऑफिशियो मेंबर जो होगा वो कौन हो सकता है? सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, या चीफ इंस्पेक्टर, या जॉइंट लेबर कमिश्नर हो सकता है, या डेप्यूटी लेबर कमिश्नर हो सकता है। इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द चीफ इंस्पेक्टर। याद रखने वाली बात है, स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एडवाइजरी कमेटी में एक्स ऑफिशियो चेयरमैन द चीफ इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से सेंट्रल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एडवाइजरी कमेटी में जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं? डायरेक्टर जनरल। याद रखना आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में एक्स ऑफिशियो मेंबर डायरेक्टर जनरल होते हैं। क्वेश्चन 5, अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन सर्विस एक्ट 1996 इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ बेनिफिशियरी ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड, ठीक है, वर्कर्स वेलफेयर फंड, अ वर्कर मस्ट हैव बीन इंगेज्ड इन बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 12 मंथ फॉर एटलीस्ट। कह रहा है इस एक्ट में एक वर्कर्स वेलफेयर फंड है, ठीक है, जो वर्कर्स के लिए है। उस फंड में, उस स्कीम में किसी भी वर्कर के एलिजिबल होने के लिए उसे पिछले 12 महीनों में से कितने दिन तक वो उस एस्टेब्लिशमेंट में काम किया होना चाहिए, ठीक है, कितने दिन तक उसने पिछले 12 महीने में काम किया है। ऑप्शन ए 30, बी 60, सी 90 या डी 180। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 90 डेज, ठीक है। 90 डेज, अगर पिछले 12 महीने मतलब पिछले 360 डेज में अगर किसी वर्कर ने 90 डे काम किया है तो वो एलिजिबल है वर्कर्स वेलफेयर फंड के लिए, ठीक है। वर्कर वेलफेयर जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, आपको याद रखना है। और इसमें जो कंट्रीब्यूशन जो होता है वो कम्प्लीटली बेनिफिशियरी का ही होता है, वर्कर का ही होता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। क्वेश्चन 6 कह रहा है, अंडर द रूल्स ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996 व्हाट इज द मैक्सिमम वेट विच एन अडल्ट वुमेन इज परमिटेड टू कैरी ओवरहेड। काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको बस रट लेना है इसको, इस पर ज़्यादा कुछ दिमाग और कंसेप्ट लगाने की कुछ है ही नहीं इसमें। यहाँ पे आपको रट लेना है, याद कर लेना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन सी 30 kg। एक जो अडल्ट वुमेन है वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या होता है, काफ़ी हैवी वर्क होता है, सामान को उठा के ऊपर ले जाना, नीचे लाना, तो मैक्सिमम कितना इस एक्ट ने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया है, मैक्सिमम 30 kg ही एक अडल्ट वुमेन एक बार में उठा सकती है, ठीक है।
क्वेश्चन 7 कह रहा है अंडर द प्रोविजन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996 एम्प्लॉयमेंट ऑफ हाउ मेनी फीमेल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मेक इट मैंडेटरी टू प्रोवाइडिंग क्रीचे फैसिलिटी। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट 2015 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन 2018 में भी आया हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन EPFO एग्जाम में भी आ सकते हैं। इसका राइट आंसर हमें पता है 50 या मोर देन 50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन अंडर द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क एक्ट 1996। इनमें से कौन सा एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है, इनमें से कौन सा मतलब एक्ट में नहीं दिया हुआ है, नहीं बताया हुआ है। स्टैट्यूटरी मतलब क्या हुआ, बाय लॉ। तो बाय लॉ इस लॉ के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए ड्रिंकिंग वाटर, ऑप्शन बी अकोमोडेशन, ऑप्शन सी लैट्रिन एंड यूरिनल, ऑप्शन डी रेस्ट रूम एंड लंच रूम, ठीक है। रेस्ट रूम एंड लंच रूम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रेस्ट रूम एंड लंच रूम, ठीक है। इस एक्ट के अंदर ये बाय लॉ नहीं दिया हुआ है, इसके बारे में कोई चर्चा कोई डिस्कशन नहीं किया हुआ है कि वर्कर्स को रेस्ट रूम और लंच रूम भी देना है, ठीक है। बाय लॉ ड्रिंकिंग वाटर है कि ये देना ही देना है, अकोमोडेशन देना है, लैट्रिन एंड यूरिनल की फैसिलिटी देनी ही देनी है, इसके अलावा फर्स्ट एड की फैसिलिटी भी देनी है और कैंटीन की फैसिलिटी भी देनी है, ठीक है। और क्रीचे तो है ही अपना। क्वेश्चन नंबर 9 अंडर द प्रोविजन of building and other construction workers regulation and employment and condition of service act 1996 the employer of an establishment has to appoint a safety officer if there are। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 जो था हमारा बिल्कुल यही क्वेश्चन था, सेफ्टी ऑफिसर की बात हुई थी वहाँ पे भी। यहाँ देख सकते हैं सेफ्टी कमेटी, तो सेफ्टी कमेटी मिलकर ही एक सेफ्टी ऑफिसर बनाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन लगभग सेम है, बस वर्ड चेंज है। तो यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर की बात हो रही है, तो वहाँ पे जो आंसर था ये सेम आंसर वही होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा 500 एंड मोर बिल्डिंग वर्कर्स। तो जब कभी भी एक कंपनी में बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन में 500 वर्कर्स हो गए हैं तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो एक सेफ्टी कमेटी बनाए, और सेफ्टी कमेटी क्या करेगा, एक सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करेगा जो कि इन सारी सेफ्टी मेजर्स लेगा और सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखेगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अंडर द प्रोविजन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996 अ बिल्डिंग वर्कर्स हु हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज अ बेनिफिशियरी कैन कंट्रीब्यूट टू द फंड क्रिएटेड अंडर द एक्ट टिल ही अटेन द एज ऑफ। कह रहा है जो फंड बनाया था हमने, ठीक है, वर्कर्स के लिए जो फंड बनाया था उसमें वो कब तक कंट्रीब्यूट कर सकता है, कौन सी एज तक, 62, 60, 58 ईयर्स या 65 ईयर्स। इसका राइट आंसर है 60 ईयर्स, ठीक है। वर्कर्स अगर 18 ईयर टू 60 ईयर के बीच में है तो उस पीरियड में उस दौरान वो इस फंड में कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपके काम की लग रही है, ऐसे ही काम की ही एग्ज़ाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस पर्टिकुलर वीडियो का PDF ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल री एकेडमी से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।